प्रिय साथियों, इसके पहले हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना देख चुके हैं कि किस तरह से हम भौतिक अवस्था के संकेत लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है या अभिक्रिया जो है उसमें परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे कैसे दर्शाएं। तो इसके लिए हम परिस्थितियों को दिखाने के लिए ताप, दाब और उत्प्रेरक का किस तरह से उपयोग करते हैं उसको देखेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई अभिक्रिया जो है ताप की उपस्थिति में होती है, आगे बढ़ती है, कोई दाब की उपस्थिति में या कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में आगे बढ़ती है। उत्प्रेरक जो है ये दो तरह के होते हैं जनरली। एक तो ऐसे उत्प्रेरक हो सकते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दें, या ऐसे हो सकते हैं जो अभिक्रिया की गति को घटा दें। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव होती है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो अभिक्रिया हैं। तो इस तरह से आपने देखा ताप, दाब, उत्प्रेरक जो आपने अभी समझा। एक है पहली अभिक्रिया में हमारे पास CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 यानी हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन मतलब H2 द्विपरमाणुक होता है एरो। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेगा तो ये जो अभिक्रिया है 340 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब पर होगी। मतलब यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर हमने लिखा दाब, मतलब ये दाब की उपस्थिति में होगी और बनेगा CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। ये शराब का एक प्रकार है मेथिल एल्कोहल। इस तरह से अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्रिया करके बनाते हैं मेथिल एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया का ढांचा है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मेथिल एल्कोहल बनाता है, लेकिन अभिक्रिया दाब की उपस्थिति में होगी। अब ये जो है ये हमारे अभिकारक है, ये उत्पाद है। CH3OH हमारा उत्पाद है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 है, या हाइड्रोजन 2 है। अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 होंगे। समीकरण को हम संतुलित कर रहे हैं। कार्बन दोनों तरफ 1-1 है और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 1-1 है। मतलब ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब इसकी भौतिक अवस्था को हम दिखाते। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और मेथिल एल्कोहल शराब का एक प्रकार है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये इस तरह से हमने इसकी भौतिक अवस्थाओं को भी दिखा दिया। भौतिक अवस्था यहाँ पे हमने दिखाई, और साथ में ये जो है 340 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया हो रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान रखना। अब है दूसरी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल CO2 और H2O दोनों की क्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की दोनों की क्रिया जब होती है, ये अभिक्रिया क्लोरोफिल और सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल जो है ये पत्तियों में पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश से जो फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है उसको ये ग्रहण करता है, और ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम जिसको बोलते हैं, ये सूर्य का प्रकाश फोटॉन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं। देखिए CO2 जो है ये सूर्य प्रकाश मतलब दिन में होने वाली अभिक्रिया CO2 है, और जल की क्रिया।
अब इसमें जो परिस्थिति है या उपस्थिति है, किसी को कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लोरोफिल, और सूर्य प्रकाश। तो इस अभिक्रिया में देखिए पौधे, ये पौधों में होने वाली अभिक्रिया है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्तियों में जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों की पत्तियां जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और साथ में जल दिया जाता है जड़ों में। तो इसमें जो 12 जल के अणु हैं, 12 जल के अणु भाग लेते हैं, और 12 जल के अणु भाग लेकर 6 जल के अणु देते हैं। इस अभिक्रिया की विशेषता है कि इसमें 12 जल के अणु भाग लेंगे और 6 जल के अणु आपको मिलेंगे। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधे ले रहे हैं और साथ में उसको जल दे रहे हैं, तो ये इससे मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, और साथ में मिलती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस मिलती है। और ये ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम करते हैं, ग्लूकोज है। और ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं ये इस तरह से। अब यहाँ होता क्या है, अगर मैं आपको 2 शब्द बताऊँ, एक शब्द है उपचयन, उपचयन, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और एक है अपचयन, इसको अवकरण भी कहते हैं। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी, ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी। जबकि अपचयन जो है इसका उल्टा है, ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि। इसको परिभाषा को दिमाग में बिठा लेना कि उपचयन, हाल फिलहाल तो अभी याद ध्यान रख लो, परिभाषा है ये कि उपचयन का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि। यहाँ देखिए, ये जो है जल, इससे मिलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है, और हाइड्रोजन में कमी हो रही है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है मतलब इसका हो रहा है उपचयन, उपचयन। इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ता है, तो हाइड्रोजन में वृद्धि होना अपचयन कहलाता है, इसका होता है अपचयन, इसको रिडक्शन कहते हैं। मतलब एक का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और एक का उपचयन हो रहा है। तो दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, और दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, तो इनके पहले पहले इसके 3 लेटर ले लेते, इसके 2 लेटर ले लेते, तो इससे शब्द बनता है रेडॉक्स। इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, रेडॉक्स, या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या उपापचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसको संतुलित करना है, ये संतुलित नहीं है अभी, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 12 दूनी 24, ये अंक इन दोनों के लिए रहता है। तो यहाँ 12 दूनी 24 है, यहाँ पे 12, और ये 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 24 हो गए। हाइड्रोजन तो संतुलित हो गए। अब हमको देखना है, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, इधर कितने ऑक्सीजन, इधर है 12। तो ऑक्सीजन के पहले हम अगर कार्बन को देख लें, तो कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 6 लगा देते हैं। कार्बन संतुलित हो गए और हाइड्रोजन भी हो गए। अब ऑक्सीजन को कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन है 6 दूनी 12, और ये 12 24। यहाँ ऑक्सीजन है 6, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे बिगड़ जाएंगे। और यहाँ पर
यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पहले संतुलित हम कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 12 हो गए। और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 12 और 12 24, और यहाँ 12 लग चुके हैं, हमको और 12 चाहिए तो यहाँ 6 लगा देते हैं, तो 6 दूनी 12। इस तरह से अभिक्रिया हो गई 6CO2 + 12 H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल इनकी उपस्थिति में, इससे ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, और 12 जल के अणु से 6 जल के अणु यहाँ प्राप्त होते हैं। ये हमारी एक अभिक्रिया है। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है इसको हमने देखा, और ये भी ध्यान रखना है कि ये उपापचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। आगे और आएगा उपचयन अपचयन, तो और इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उस प्रश्न को आप देख लो। जैसे ये है, इसको हम जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें तो क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हमने रेगमाल से इसको साफ किया था, मैग्नीशियम की रिबन को। मैग्नीशियम की रिबन को रेगमाल से साफ इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, उस मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जमी होती है। अब ये मैग्नीशियम जो है इसको समझना है थोड़ा सा। जो मैंने कहा कि मैग्नीशियम की रिबन है, जैसे मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम की रिबन बोल रही इसको रेगमाल के पेपर से हमने साफ़ किया था। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जमी होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जमी होती है, और अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे और जब आप इसका दहन करेंगे, दहन करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, जब आप इसका दहन करेंगे तो दहन ही नहीं हो पाएगा, यानी ये दहन में रुकावट डालता है। इसीलिए इसको मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको दहन से पहले यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से पहले क्या किया जाता है, साफ। तो इसको उत्तर में भी हम लिखेंगे। उसके बाद में ये देखिए, कुछ यहाँ पे हमको निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो मैं इनके आपको संकेत लिख देता हूँ, आप इनको संतुलित करने का प्रयास करना है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे हम तब तो इसको देखेंगे कैसे संतुलित करना है। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको इनके सूत्र बता देता हूँ जिससे आप इसको संतुलित करके देखना, और अगर संतुलित हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए, इसको मैं संतुलित तो नहीं करके दे रहा हूँ, लेकिन इनके आपको ये बता देता हूँ। जैसे ये दूसरे का पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2 द्विपरमाणु होता है, प्लस क्लोरीन Cl2 ये भी द्विपरमाणु होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ये ढांचा हो गया, इसको संतुलित करके देखना। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस एरो। तो इससे बनेगा ये बेरियम सल्फेट, इसका फार्मूला है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। फार्मूले भी ध्यान रखते चलो। ये दूसरा है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इनके सूत्र लिख रहा हूँ, इसको संतुलित नहीं कर रहा हूँ, संतुलित आपको करके देखना है। एक और है तीसरा, इसमें सेकंड पॉइंट डाला है, ये तीसरा है, यह है सोडियम। सोडियम का संकेत है Na, संकेत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकेला है। जल H2O एरो, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका सूत्र है, और हाइड्रोजन द्विपरमाणु होता है H2, और ये गैस होती है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने तीनों को सिर्फ ढांचा बना दिया है, संतुलित आप करना इसको। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। इसमें प्रश्न नंबर 3 जो है, इसमें क्या करना है, इसमें दो काम करना है। एक तो संतुलित भी करना है और साथ में उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखना है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है या एक्वास है वो। तो पहला है इसमें जल में बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, जल में बोला तो एक्वास। अभी बेरियम क्लोराइड आया था यहाँ पर भी, फार्मूला याद करना बेरियम क्लोराइड का BaCl2। तथा मतलब प्लस
सोडियम सल्फेट Na2SO4 के विलयन मतलब एक्वस, क्योंकि इसमें भौतिक अवस्था भी लिखना है इसलिए लिख रहे हैं नीचे, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। एरो के विलयन अभिक्रिया करके मतलब एरो। सोडियम क्लोराइड का विलयन मतलब NaCl एक्वस, तथा अघुलनशील मतलब जो घुलता नहीं, घुलेगा नहीं तो वो सॉलिड होगा, अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड का अवक्षेप बोलता है तो नीचे का तीर का चिन्ह करके बता सकते हो अवक्षेप के लिए। ये भी मैंने ढांचा बना दिया और भौतिक अवस्था लिख दी, संतुलित आप करना, और होगा तो कमेंट करके बताना कि संतुलित आपका हो गया है। उसके बाद में आते हैं सेकंड पे। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH, विलयन बोला तो AQ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके पहले एक बार आया था, लेकिन यहाँ भौतिक अवस्था नहीं पूछा था तो लिखा नहीं। जलीय विलयन, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन में मतलब यहाँ ये प्लस कर दिया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विलयन, विलयन मतलब एक्वस से अभिक्रिया करके मतलब एरो। सोडियम क्लोराइड का विलयन मतलब NaCl एक्वस और प्लस जल, और जल आपको मालूम है लिक्विड फॉर्म में रहता है तो यहाँ L लिख दिया। तो ये मैंने ये जो प्रश्न है इसका जो दूसरा और तीसरा है इसका मैंने क्या लिख दिया, ढांचा बना दिया दूसरे प्रश्न के लिए, तीसरे प्रश्न के लिए ढांचा लिख के भौतिक अवस्था बता दिया, लेकिन इनको संतुलित नहीं किया। तो संतुलित आप जरूर करना इसको। तो इस तरह से ये हम इसको लेंगे बाद में और करेंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया कि हम कैसे परिस्थितियों को दर्शाते हैं और तीर के चिन्ह के ऊपर, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ये हमने आज देखा। और इसके लिए हमने अभिक्रियाओं को भी देखा और साथ में ये प्रश्नों को, 3 प्रश्नों को हमने हल किया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।